बदलते दौर में सड़कों पर सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिख रहा है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम के खिलाफ ईवी ही सबसे कारगर हथियार है। भारत में ईवी के भविष्य की राह दिखाने वाला एक एक्सपो आज दिल्ली में शुरू हुआ है। भारत मंडपम में चल रहे ईवी एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य की झलक दिख रही है। ये गाड़ियां सिर्फ जेब पर ही हल्की नहीं पड़ती, बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये बेहद फायदेमंद है। इससे ना तो वायु प्रदूषण होता है और ना ही ध्वनि प्रदूषण। ये गाड़ियां बड़ी खामोशी से आपको आरामदायक सफर के साथ आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। नए साल में कई ईवी कारें लॉन्च होने वाली हैं, लेकिन ईवी का दायरा अब सिर्फ पैसेंजर कार्स तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली में लगे ईवी के मेले में 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ईवी भी शोकेस किए गए हैं। यानी आने वाले वक्त में 2 व्हील और कमर्शियल गाड़ियों में भी ईवी का चलन बढ़ने वाला है। ऐसे में एक्सपोर्ट टेक्निक की दुनिया में हिंदुस्तान की तेज रफ्तार को हम दिखाते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से ईवी एक्सपो की शुरुआत हो गई है। 20, 21 और 22 तारीख तक ये ईवी एक्सपो चलेगा। इस बार ईवी एक्सपो में देश विदेश की 200 से ज्यादा एग्जिबिटर्स यहाँ पर मौजूद होंगे। कैसे ईवी को आगे ले जाना है, देश का भविष्य खासकर ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से ईवी में सरकार देखती है। ऐसे में ईवी में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी बैटरीज को लेकर क्या कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, उन सब की झलक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। ये ईवी एक्सपो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल देश ने ईवी के मामले में काफी आगे तरक्की की है। आपको बता दें कि 2023-24 में देश में 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं और ये मार्केट पिछले साल की तुलना में 45% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस बार पूरे देश में जितनी बाइकें बिकी हैं, उन बाइकों में 56% बाइक्स ईवी थी और इन 56% बाइक्स ईवी बाइक्स को बनाने वाले 400 स्टार्टअप कंपनियां थी। 2023-24 में 30 लाख नए ईवी रजिस्टर हुए हैं और साथ ही साथ ये बताते चले आपको कि 2030 तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इंडियन ईवी मार्केट 20 लाख करोड़ का होने वाला है। ऐसी उम्मीद है कि इस सेक्टर में आने वाले वक्त में 2030 तक 5 करोड़ से ज्यादा का जो जॉब है वो भी यहाँ से निकलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये ईवी एक्सपो देश की तरक्की के लिहाज से, विकास के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर ईवी स्टेशन को लेकर यहाँ पर नए इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को बदलने पर जो खर्च आता है, क्या उस खर्च को कम कर सकते हैं, इस पर यहाँ बातचीत होगी। और साथ ही साथ बैटरी की लाइफ क्या हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको भी लेकर यहाँ पर नए नए इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। मैंने कहा था ना कृतिका आपसे कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और लोग सड़कों पर अब देख रहे हैं तो ये ग्रीन नेम प्लेट की जो गाड़ियां हैं वो तेजी से दौड़ रही है और लोग खरीद भी रहे हैं जमकर। बिल्कुल, और इसी के लिए अब इसका जीता जागता उदाहरण है, इसे दर्शाने के लिए तैयार किया गया है ईवी एक्सपो भारत मंडपम में। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया जुड़ रहे हैं, जो कि भारत मंडपम में मौजूद है। ईवी एक्सपो से हमको तस्वीर दिखाएंगे, बारीकी से गाड़ियों को दिखाएंगे, बहुत करीब से दिखाएंगे। इसके साथ साथ टूटू धवन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, ऑटो एक्सपर्ट है। सर, स्वागत है आपका GNT पर। सबसे पहले मनीष, आप ही का रुख कर लेता हूं। भारत मंडपम में मौजूद हैं, क्या क्या देखा आपने इस बार? क्या नया? साल खत्म होने वाला है लेकिन नई गाड़ियां आ रही हैं, कैसी हैं? देखिए, नई गाड़ियां आ रही हैं, ये अलग क्रेज है, लेकिन ईवी एक्सपो इम्पोर्टेंट कितना है पर्यावरण के लिहाज से ये समझिए। दिल्ली में एक्सपो शुरुआत हुई है और दिल्ली में आज जो AQI है वो 429 के आसपास है। आने वाले वक्त में इसी AQI को नीचे लाया जा सके, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। 2070 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश जीरो कार्बन एमिशन की तरफ चला जाएगा, मतलब तब शायद ईवी का रोल और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हालांकि ईवी में अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे बैटरी को जब चेंज करते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, माइलेज बहुत कम होता है, पावर कम होता है। ये ईवी एक्सपो ये तय करता है कि यहाँ पर नए नए इनोवेशन हमें देखने को मिलेंगे। क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जो कि बैटरी की लाइफ को बढ़ा सके? क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जो कि दोबारा बैटरी जब आप लेने जा रहे हैं उसका खर्च कम कर सके? क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जिसका माइलेज, पावर बढ़ा दे? क्या कोई ऐसा इनोवेशन हो सकता है जो कि जो खर्च है वो पूरी तरह से बहुत कम उसको लेकर आ जाए? तो ये सारे इनोवेशन, सारे प्रयोग, नए मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात
कि उम्मीद ये की जा रही है कि 2070 तक एक तो हमें कार्बन एमिशन फ्री होना है, दूसरा 2030 तक ईवी का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। इस साल भी 45% का इंक्रीमेंट देखा है ईवी इंडस्ट्री ने। देश में 56% जितनी बाइक्स बिकी है उनमें 56% बाइक्स ईवी बाइक्स थी। ये बताता है कि हम बहुत तेजी से ईवी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे प्रयोग होने बाकी हैं। उन प्रयोग का ये एक मंच है और यहाँ पर वो अलग अलग प्रयोग देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम जहाँ मौजूद है वहाँ पर ईवी बाइक्स आपको दिखाई पड़ती हैं सड़कों पर। ये ईवी बाइक्स भी लगभग उसी तरीके की हैं, हालांकि जो इनका माइलेज है, जो इनके पावर है, उसमें लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। बैटरी को लेकर लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जीबिटर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देश विदेश से 200 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। वरुण गोयल जी मेरे साथ में हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ईवी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग किस उम्मीद से एक्सपो में आए हैं? ईवी मार्केट आने वाले 5 साल में ऑलमोस्ट 5 गुना हो जाएगा। इसके अंदर पूरी जो मार्केट है अभी अनऑर्गेनाइज्ड है और लगभग इंपोर्ट करे हुए प्रोडक्ट बिकते हैं। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए हैं, सब लोकलाइज्ड, लोकल फॉर वोकल वाला हम में काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको लोगों को दिखा सकें, उसकी क्वालिटी कंपेयर करा सकें। जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनकी कितनी खराब क्वालिटी और इंडियन कितने बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। इसीलिए हमारे को यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है। और बाइक्स अच्छी खासी अब रोड पर दिखाई पड़ती है, लेकिन माइलेज, पावर और बैटरी जो अब चेंज करनी पड़ती है 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद, ये बड़ा इशू है। क्या इसको लेकर कोई नए इनोवेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, खासकर माइलेज को लेकर या बैटरी को लेकर? अब जो नई बैटरी पैक्स आ रहे हैं 8 साल तक चलते हैं, 3-4 साल में कोई चेंज करने का इशू नहीं है। और पहले क्या होता था, बैटरी बैलेंसिंग का एक पॉइंट रहता था, अब ऑटो बैलेंसिंग बैटरी आ गई है जिसको 8 साल तक देखने की भी जरूरत नहीं है। और हम आने वाले टाइम में 100% इंडिया जो है वो ईवी की तरफ जा रहा है और कोई भी इंडिया के अंदर 2 व्हीलर ऐसा बचेगा नहीं जो कि नॉन ईवी हो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। जी बिल्कुल मनीष, सबसे अच्छी बात जो इस ईवी व्हीकल की है वो ये कि इससे एयर पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। जो दिल्ली एनसीआर की हालत है इस वक्त, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है, जैसे कि आपने बताया 400 के पार इस वक्त है, और जिस चुनौतियों से दिल्ली एनसीआर गुजर रहा है वो एक बड़ी बात है। आप लौटूंगे आपके पास, तो इस वक्त रुक करना चाहेंगे टूटू जी का। टूटू जी, आने वाले समय में ईवी व्हीकल के लिए जो है वो चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं जो हम देख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो प्राइस फैक्टर है। दूसरी चुनौती है कि आपको चार्जिंग स्टेशन अभी बहुत कम है। तीसरी चुनौती है कि आप इसको बाहर आउट स्टेशन ले जाने में थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि आपको आउट स्टेशन के अंदर आपको यही नहीं पता कि उसकी चार्जिंग कहाँ पे हो सकती है। और सबसे ज्यादा महंगी चीज तो है जब उसकी बैटरी चेंज करनी होती है तो उसकी कॉस्ट। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स बहुत विकल्प निकाल रहे हैं, हर चीज को कोशिश कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि वो भी चार्जिंग स्टेशन अपने पर्सनल भी लगाने शुरू करें अपने डीलरशिप के ऊपर। और डीलरशिप के अंदर मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाउन में ही है, वो जहाँ जहाँ भी उनकी डीलरशिप होंगी आउट ऑफ टाउन ऑल्सो, वहाँ पे भी वो अपना चार्जिंग स्टेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ धीरे धीरे आपके चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ते जाएंगे। तो सारे विकल्प आ रहे हैं, उनके ऊपर जो जो प्रॉब्लम इस वक्त है। बाकी ये नहीं हम समझ सकते कि ये ओवरनाइट इसके अंदर कोई हमारे को ऐसी जबरदस्त कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ जाएगी। ये चीजों को टाइम लगेगा और टाइम ही बताएगा आपको कि क्या चीज सक्सेसफुल होने वाली है फॉर द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ परमानेंट टेक्नोलॉजी, जो नॉट ओनली भारत में बट वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल होगी। बिल्कुल, तो ये थी चुनौतियां जो टूटू धवन सर ने हमें बताई, समझाई कि आखिर भविष्य में क्या चुनौतियां ईवी को लेकर आ सकती हैं। लेकिन सर आएंगे एक बार फिर आपके पास में, बने रहिएगा। एक बार जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला लिया, खरीद लिया, वो दोबारा कभी पेट्रोल या डीजल की गाड़ियां हैं वो नहीं खरीदना चाहता, ना उन्हें चलाना चाहता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर ग्राहकों का अगला वाहन भी ईवी ही होगा। एक सर्वे में यह दावा किया गया है कि 97% ग्राहक अपने इलेक्ट्रिक वाहन से बेहद खुश हैं। इसमें दावा किया गया है कि केवल 1% लोग ही ईवी को इस्तेमाल करने के बाद पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी पर आते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी है। भारत समेत 18 देशों में हुए एक हालिया सर्वे में खुलासा हुआ है कि 92% ईवी ओनर्स दोबारा पेट्रोल या डीजल इंजन वाली कार नहीं खरीदना चाहते हैं। इस सर्वे के डेटा के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वाले ज्यादातर लोग अपने ही अनुभव से बेहद खुश हैं और पारंपरिक गाड़ियों से दूर हो रहे हैं। सर्वे में 18 देशों के 23,000 ईवी ओनर्स से बातचीत की गई। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के मालिकों में से 97% लोग अपनी ईवी से बेहद खुश थे। 92% लोगों ने कहा कि उनका अगला व्हीकल भी ईवी ही होगा। केवल 1% ने कहा कि अगली कार पेट्रोल या डीजल होगी। इस सर्वे को 64 नेशनल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ड्राइवर एसोसिएशंस के नेटवर्क ग्लोबल ईवी अलायंस ने किया था। ये सर्वे ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोस्टा रिका, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वाहन मालिक के साथ किया गया। इससे मिली जानकारी के मुताबिक ईवी खरीदने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके इस्तेमाल में होने वाला मामूली खर्च और पर्यावरण को होने वाला फायदा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स ने भी ईवी की डिमांड बढ़ाई है। चार्जिंग को लेकर किए गए सवालों के जवाब में 72% ईवी ओनर्स ने कहा कि वो अपने घर पर चार्जिंग करते हैं। वहीं 13% लोग फर्स्ट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 7% लोग ऑफिस में चार्जिंग करते हैं और 7% पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर ईवी ओनर्स ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत पर जोर भी दिया है। ईवी चलाने में जो मुख्य चुनौतियां हैं, उनमें शामिल हैं चार्जिंग पॉइंट्स की कमी, स्लो चार्जिंग और कम ड्राइविंग रेंज। भारत में तो रेंज की प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद ब्राजील और कोस्टा रिका का नंबर आता है, जबकि जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रेंज की चिंता सबसे कम है। ईवी ओनर्स के अनुभव और उम्मीदें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भविष्य को इलेक्ट्रिक बनाने में मदद कर रही है और भारत में बेहतर चार्जिंग सुविधाएं और ड्राइविंग रेंज बढ़ाकर ईवी को और बड़े स्तर पर अपनाया जा सकेगा। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बदलते दौर में सड़कों पर सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिखा है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम के खिलाफ ईवी ही सबसे कारगर हथियार है। भारत में ईवी के भविष्य की राह दिखाने वाला एक एक्सपो है जो दिल्ली में शुरू हो चुका है और हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान जो हैं टूटू धवन जी, ऑटो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता मनीष भी हमसे भारत मंडपम से जुड़े हैं। तो एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी टूटू जी का। टूटू जी, क्या हम ईवी व्हीकल्स को भारत का आने वाला भविष्य कह सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो चेंज होती ही रहती है और उसकी इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट होती रहती है और ऐसा ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत जोर से चल रहा है। ये एक ऑल्टरनेट था जो ईवीज का, जो आज से नहीं है बट 1930s से ये एक ऑल्टरनेट मिला था और उस टाइम के ऊपर अभी इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई थी जिसके साथ हमको आसानी से बैटरी चार्ज हो जाएं और बैटरी स्टेशन हमको मिल जाएं एंड मेनी अदर फैसिलिटीज। तो अब वही चीजें अब रिफाइन होके आपको आ रही हैं। बैटरीज भी अब लॉन्ग लाइफ है उनकी और एसिड फ्री हैं, बिकॉज ये बैटरी का एसिड फ्री होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू इन एन ऑटोमोबाइल। गॉड फॉरबिड कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये एसिड ही है जो आपको सबसे ज्यादा इंजरीज देता है एंड इट कैन बी फेटल ऑल्सो। तो अब हमारे पास जो लिथियम आयन की बैटरीज आनी शुरू हो गई हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च ओवर द लास्ट 2-3 डिकेड, जिसके साथ हमारे ये विकल्प का आगे पॉजिटिव उसकी रिस्पॉन्स आनी शुरू हुई है। तो ऐसा ही आने वाले दिनों के अंदर भी मैं आपको ये नहीं कह सकता कि इसकी 100% ऑल्टरनेट निकल आएगा, बट आई एम श्योर इसी की इम्प्रूवमेंट और होगी
और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी वैसे वैसे कस्टमर्स को उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी खास रिकवरी होती जाएगी। दमन साहब, एक मेरा अहम सवाल ये है कि चूंकि पेट्रोल डीजल के वाहन आज भी भारत में ईवी से बहुत ज्यादा हैं, एक साधारण सा भय भारतीयों में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कि कभी इसमें आग लग सकती है, कोई घटना घट सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की चर्चाएं लगातार होती रहती हैं जो पेट्रोल या डीजल की गाड़ियां चलाते हैं। क्या इस भय का अंत भी आप इस ऑटो एक्सपो के साथ देख पा रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में देख पा रहे हैं? देखिए, जो आपको भय की बात कर रहे हैं, आग लगने की, ये जो फिलॉसफी है ये सिर्फ कन्फाइंड एक इंटरनल कंबस्शन इंजन या ईवी के ऊपर ही नहीं है। आप देखेंगे दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं और पिछले 2-3 डिकेड्स के अंदर आपने पूरी इसके ऊपर रिपोर्ट आई हुई है जिसके साथ दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर ऐसे एक्सीडेंटल मिसहैप्स होते हैं और उसी को रिफाइन किया जा रहा है दिन बर दिन, और वो ऐसे ही रिफाइनमेंट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर शायद कुछ ना कुछ और इसका विकल्प निकलेगा। हालांकि अभी जो इंटरनल कंबस्शन इंजन की जो एक्सीडेंट्स और फायर हैजर्ड्स हैं वो कोई कम नहीं हुए वर्ल्ड वाइड, ये सब अभी भी वैसे आपको डेंजर्स और हैजर्ड्स अभी भी आते हैं। जी, लौटूंगी धवन जी आपके पास और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मनीष का, जो इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद है। मनीष, आपको क्या महसूस हुआ खड़े होकर पिछले साल में और इस साल में कितने लोग हैं जो यहाँ देखने पहुंचे? क्योंकि नॉर्मल अगर पेट्रोल डीजल के ऑटो एक्सपोज होते हैं तो काफी भीड़ होती है, क्योंकि स्पेशली जो लड़के होते हैं ना उनको बड़ा क्रेज होता है, इसलिए आप भी वहां पहुंचे हैं मुझे लगता है। देखिए, बात ठीक है कि यहाँ पर क्रेज है लोगों में, लेकिन आज क्योंकि पहला दिन है तो अभी आपको रश उस तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जो खास बात यह है कि इस ऑटो एक्सपो में या फिर इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो स्टार्टअप कंपनीज कर रही हैं। अभी तक इंडिया में जितनी बाइक्स बिकी इस साल, उसमें 56% इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स थी, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो कि इनको बनाने वाली 400 स्टार्टअप कंपनियां थी। तो कई लोग यहाँ पर ऐसे आते हैं जो अपना बिजनेस इस इंडस्ट्री में ढूंढते हैं, उनको अपना ये फ्यूचर दिखाई पड़ता है, तो वो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एजेंसीज लेना चाहते हैं गाड़ियों की। तो ऐसे आपको बिजनेस के लिहाज से जो लोग आ रहे हैं फिलहाल उनकी संख्या यहाँ ज्यादा दिखाई पड़ेगी। यही वजह कि यहाँ पर जो बैटरी रिक्शा हैं या फिर जो बाइक्स हैं उन पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ती है। कार अभी तक फिलहाल यहाँ पर मुझे नहीं मिली है, अभी मैं एक ही हॉल में मौजूद हूँ, दूसरे हॉल में जा नहीं पाया हूँ, तो कार अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, जो बैटरी रिक्शा है वो बहुत बड़ी संख्या में उसके मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पहुंचे हैं, वो भी एक फ्यूचर देख रहे हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनको डीलर्स मिले, उनको आगे बेचने वाले लोग मिले। तो अभी आप ये माने कि B2B का मामला चल रहा है। बिल्कुल, यानी कि आज इसका एक्सपो की शुरुआत है और आने वाले वक्त में लोग और पहुंचेंगे और यहाँ इस एक्सपो में अपनी पसंद की गाड़ी का, अपनी पसंद के व्हीकल का दीदार करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया टूटू धवन सर जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मनीष, आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया, आनंद लीजिए एक्सपो का और फिलहाल बहुत शुक्रिया। अब आपको INS तुशिल की तस्वीरें दिखाते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए INS तुशिल ने अपनी पहली ऑपरेशनल तैनाती यात्रा शुरू कर दी है। ये जंगी जहाज रूस के कालिनिनग्राद से भारत की यात्रा पर निकल चुका है। इस युद्धपोत को 9 दिसंबर को रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अब ये भारत की यात्रा पर है। ये अपनी यात्रा के दौरान कई मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। तुशिल की खास बात यह है कि तुशिल का मतलब है अभेद्य कवच, यानी प्रोटेक्टर शील्ड, यानी तुशिल भारतीय नौसेना को नई ताकत और समुद्री दमखम को दिखाएगा। समंदर का सीना चीरकर तेजी से आगे बढ़ता ये है भारत का नया जंगी जहाज INS तुशिल। इस जंगी जहाज को रूस में तैयार किया गया है और अब ये भारत की यात्रा पर निकल पड़ा है। अपनी यात्रा के दौरान INS तुशिल बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और आखिर में हिंद महासागर से होते हुए कई मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। अपनी पहली तैनाती के दौरान ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के कूटनीतिक और सैन्य अभियानों को अंजाम देगा। इसी महीने 9 दिसंबर को रूस में हुए एक समारोह में
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। Ladies and gentlemen, a loud round of applause for Indian naval ship the Shield. तब इसे रूस के कालिनिग्राद शहर के समंदर में उतारा गया था। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस वो जंगी जहाज है जिसके नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। इसका वजन करीब 4000 टन है और लंबाई 409.5 फीट, जबकि इसकी चौड़ाई 49.10 फीट है। समंदर में ये 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और एक बार में ये 4850 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत पर करीब 200 सैनिक तैनात होते हैं और ये 30 दिनों तक लगातार समंदर में रह सकता है। INS सुशील तलवार क्लास का युद्धपोत है। इस क्लास के 7 युद्धपोत पहले ही बन चुके हैं, जिनमें से 6 एक्टिव हैं। तलवार क्लास के 4 और जंगी जहाज नौसेना में शामिल किए जाएंगे। ये जंगी जहाज समंदर में देश के दुश्मनों पर कहर बरपा सकता है। INS सुशील पर 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर लगे हैं, 24 स्टिल, 1 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 इगला, 1 ENT शिप मिसाइल, 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई हैं। इसके साथ ही 100 mm की A190E नेवल गन भी तैनात है। साथ ही 76 mm की ऑटो मेलारा गन और 2 AK-630 CIWS, 2 काश्तान CIWS गन, 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स और 1 रॉकेट लॉन्चर भी तैनात है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस जंगी जहाज पर कोमोव 28, 1 कोमोव 31 और ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। आधुनिक हथियारों से लैस होने की वजह से ही INS सुशील को समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर माना जा रहा है। अगर हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में किसी दुश्मन ने दाखिल होने की कोशिश की तो INS सुशील पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। समंदर में हिंद के सुरक्षा के चक्र को और मजबूत करने के मकसद से नौसेना ने 2018 में 4 ग्रिगोरोविच श्रेणी के फ्रिगेट खरीदने का सौदा किया था। इनमें से 2 को 8000 करोड़ रुपए में रूस से आयात किया जा रहा है, जबकि 2 युद्धपोत को गोवा शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और गुड न्यूज देते हैं। IIT दिल्ली और DRDO ने मिलकर सेना के लिए ऐसे रक्षा कवच तैयार किए हैं जो सियाचिन में तैनात जवानों के काम आएंगे, साथ ही किसी ऑपरेशन के दौरान सेना की ताकत बढ़ाएंगे। इनमें हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल है। नई जैकेट न केवल हल्की है बल्कि गर्दन और साइड की सुरक्षा देने में भी सक्षम है। खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे भारतीय सैनिकों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यूरोपियन विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने स्पेन में अपने एक खास विमान का परीक्षण किया। इस A400M ट्रूप एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि जंगल की आग बुझाने में भी मददगार हो सकता है। इसके लिए विमान में एक खास किट लगाई गई है जो A400M ट्रूप एयरक्राफ्ट को आग बुझाने वाले विमान में तब्दील कर देता है। इसका टेस्ट स्पेन में मैड्रिड से 69 किलोमीटर दूर एक इलाके में किया गया। इसके लिए कार्गो विमान में एक टैंक और 2 डिस्चार्ज पाइप लगाए गए हैं जो जंगलों की आग बुझाने के काम को अंजाम देने में मदद करते हैं। इनके इस्तेमाल से किसी भी A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट में तब्दील किया जा सकता है और एक बार में करीब 20 टन पानी या अग्निशामक केमिकल का इस्तेमाल छिड़काव के लिए किया जा सकता है। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। आपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एयर स्टोरी पर।
तो जो चीजें पहले सिर्फ हाई-फाई मूवीज में दिखती थी वो अब हकीकत बनने लगी हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपके घर के सारे काम रोबोट करते दिखेंगे। टेस्ला कंपनी के ये रोबोट उन तमाम कामों में एक्सपर्ट हैं जो अब तक रोबोट की पहुंच से दूर हुआ करते थे। टेस्ला का दावा है कि ये आपके घर के सारे काम कर सकते हैं। जब ये रोबोट सड़कों पर निकले तो इन्हें देखकर लोग हैरान हो गए। इनकी सधी हुई चाल, इनके अत्याधुनिक टेक्निक की गवाही ये दे रहे थे। यही नहीं, ये अपने मालिक से मिले निर्देशकों का बखूबी पालन भी कर रहे थे। जो इन्हें निर्देश मिल रहे थे वो उनका पालन करते दिखाई दे। खास बात यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट किसी भी इंसान की तरह ही आपसे बात भी करते हैं। और अब वक्त लंच टाइम स्पेशल का है। लंच टाइम में बात स्वाद और जायके की कर लेते हैं। आज आपको लेकर चलते हैं बनारस की उस गली में जहां एक मिठाई को बड़े ही ठेठ अंदाज में बनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस मिठाई की रेसिपी किसी और के पास है ही नहीं। ये खास और लजीज मिठाई केवल सर्दियों में भी के इस मौसम में ही बनाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बनारस और वहां के ठेठ देसी स्वाद से आपको कराते हैं रूबरू। बनारस जितना पुराना शहर उतनी पुरानी संस्कृति और उतने पुराने स्वाद। वैसे इसे जायकों का शहर भी कहें तो गलत नहीं होगा। बनारस की इन गलियों ने न जाने कितने लोगों की मेहमाननवाजी की होगी। शायद वो स्वाद ही रहा होगा जो लोगों को इससे जोड़े रखे है। वैसे बनारसी पान के चर्चे तो बॉलीवुड के जरिए पूरी दुनिया तक पहुँचे। याद है ना वो गाना? लेकिन बनारस की इन्हीं गलियों में चलते चलते आपको एक ऐसी मिठाई मिलेगी जिसका स्वाद आप सिर्फ सर्दियों में ही ले सकेंगे। देख के मुंह में पानी आया। ये दूध, दही और मलाई की पुरानी दुकान है। इसी दुकान पर आपको बनारस की प्रसिद्ध केसर मलाई मिठाई मिलेगी। तासीर में गर्म 10 से 12 घंटे में तैयार होने वाली इस केसर मलाई वाले हलवाई से बात करना भी आसान नहीं है। इसके टेस्ट के बारे में हम तो 2 साल 3 साल से खा रहे हैं। इसका टेस्ट जो है, फ्लेवर इसमें केसर पड़ा रहता है जो जाड़े के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम लोग रोज वाले हैं, जाड़े भर जो है हर हफ्ते जो है जाते ही है भैया कैसे, और इसको खा लीजिए आप। उसके बाद जो है आपको जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जितना जाड़ा रहेगा आपको गर्मी फेंक देगा क्योंकि इसमें शुद्ध केसर एकदम पड़ा रहता है। आप अभी देख रहे हैं 5 मिनट के अंदर आधा इनका खाली हो चुका है। तो इस मिठाई का स्वाद लेने के लिए आपको बनारस के चौक क्षेत्र की गोला गली जाना होगा। वहाँ मिलेगी भैरव सरदार की दुकान। 65 सालों से स्वाद और शुद्धता का ख्याल रखते हुए बनारसी जायके के दीवानों को ये गलियां खुद ब खुद अपनी तरफ आकर्षित करती रही हैं। लाल पेड़ा भी इनका एक नंबर है। मतलब ऐसा टेस्ट आपको कहीं बनारस में और कहीं मिलेगा नहीं। आप चाहे बड़ी बड़ी दुकानें जितने बड़े बड़े बैनर हैं, लखनऊ में भी नहीं मिलेगा। मैं तो लखनऊ से आया हूँ ना। अभी हमारे हाथ में भी है और चखते हैं इसका स्वाद और खुद अनुभव करते हैं कि आखिर में जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट है? भैरव सरदार ने बताया कि उनके दादा लाला सरदार ने केसर मलाई मिठाई को 50 साल पहले बनाना शुरू किया था और ये आज भी महज अपने स्वाद के जिक्र से लोगों के मुंह में पानी ला देती है। वैसे आपको इसका स्वाद चखना है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी आपको आना होगा, और वो भी दिवाली से होली के बीच, क्योंकि ये केवल इन्हीं दिनों आपको मिलेगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संबल झील, जिसकी पहचान राजस्थान के एक प्रमुख नमक उत्पादन स्थल के रूप में है, लेकिन ये प्रवासी पक्षियों का बड़ा ठिकाना भी है। इस वक्त सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की भरमार है, जिनमें फ्लेमिंगो समेत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी शामिल है। झील के संरक्षण की मांग भी हो रही है ताकि धरोहर सुरक्षित रहे।
नजर में आपको ये फूलों की उड़ती पंखुड़ियाँ लग सकती है, हालांकि है ये पक्षियों का झुंड। ये खूबसूरत नजारा राजस्थान के सांभर झील का है, जो इन दिनों बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। इस समय सांभर झील में 2 प्रकार के फ्लेमिंगो देखे जा रहे हैं। पिंक फ्लेमिंगो, एक जो वयस्क होते हैं, और दूसरा ग्रे फ्लेमिंगो, जो छोटे और युवा होते हैं और जिनकी उम्र सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है। इस समय सांभर झील में फ्लेमिंगो के अलावा कुछ अन्य दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा रही हैं, जिसमें हंस, क्रेन और फाल्कन जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। सांभर में हर साल 3 तरह से बर्ड माइग्रेट कर सांभर पहुंचते हैं, जिसमें ये रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से अधिक मात्रा में यहाँ पे बर्ड पहुंचते हैं, जिसमें से ज़्यादा संख्या यहाँ लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो की रहती है। लेसर फ्लेमिंगो की हाइट लगभग 2.5 फीट से लेकर के 3.5 फीट तक रहती है, जिसमें इसका कलर काफ़ी गुलाबी देखने को मिलता है। बीक इसकी काले रंग की होती है। और इसी में जो ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उनकी हाइट लगभग 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रहती है और इनका कलर काफ़ी वाइटिश और थोड़ा रेड में देखने को मिलता है और इनकी बीक जो है काले के साथ में गुलाबी मिक्स होती है। सांभर में अभी तक मैं लगभग 327 प्रकार की प्रजातियों को रिकॉर्ड कर चुका हूं, जिसमें से 50 प्रजाति तो काफ़ी दुर्लभ है और इसमें से 250 प्रजाति माइग्रेटरी है। ठंडी जगहों पर कड़ाके की सर्दी में सब कुछ जम जाता है। इन हालातों में ये पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से सांभर आते हैं। अपने नमक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी कि राजस्थान की सांभर लेक अब सिर्फ अपने नमक के लिए ही नहीं, पर यहाँ पे आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ जो अभी फ्लेमिंगोज हम देख रहे हैं उनकी, और उसके अलावा बीते कुछ समय में 300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की यहाँ पे प्रजातियां देखी गई है। ये जो माइग्रेशन पीरियड होता है, कहने को तो ये अक्टूबर से लेके मार्च का जो महीना है वो कहा जाता है, पर अभी बीते कुछ सालों में ये 12 महीने यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से जो वाटर लेवल है वो यहाँ का बरकरार रहा तो हो सकता है कि ये जो फ्लेमिंगोज हैं और बाकी जो प्रवासी पक्षी हैं वो सांभर झील को अपना घर बना लें। जानकारों का मानना है कि सांभर झील को एक ऑफिशियल प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के पक्षियों, पौधों और जल जीवों का संरक्षण किया जा सके। झील में आज की तारीख में 4 से 5 लाख प्रवासी पंछी आए हुए हैं, लेकिन पानी जब धीरे धीरे सूख जाता है तो ये भी उड़कर चले जाते हैं। इस झील को संरक्षण की जरूरत है, झील के डिमार्केशन की जरूरत है। सांभर झील राजस्थान का एक प्रमुख नमक उत्पादन स्थल है, जिसका ऐतिहासिक बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि अकाल के समय राजा पृथ्वीराज चौहान ने मां शाकंभरी की पूजा और तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें एक वरदान मिला था। सामने जो नमक की जो झील है ये भी माँ भगवती के वरदान से हुई है। तपस्या के दौरान ऐसा वरदान मिला कि जितनी दूर तक घोड़ा घुमाएगा उतनी दूर तक चांदी की खान हो जाएगी। तो 12 कोस घोड़ो फिरो हुई चांदी की खान, मुझे कौन खाने दे, लड़सी आलम जान, तभी कर दिया नमक पानी। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक बल्कि जैविक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैली झील भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन झीलों में से एक है। ये अंग्रेजों के जमाने से ही नमक की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से आज तक बनता चला है, क्योंकि यहाँ पे जो नमक बनता है वो टोटली नेचर और वेदर बेस है। इसमें किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल या कोई केमिकल्स, किसी भी तरीके का एडिशन नहीं होता। इसमें जो नेचुरल तरीके से प्रोसेस अंग्रेज जवानों की थी वही प्रोसेस सेम आज भी चल रही है। सांभर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका खास संबंध राजस्थान की मशहूर फिनी मिठाई से भी है। ये विशेष रूप से सांभर झील के आसपास के क्षेत्रों में ही बनती है। सांभर झील देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो ये क्षेत्र जैविक समृद्धि और पर्यटन के मामले में देश के प्रमुख स्थलों में शामिल हो सकता है। राजस्थान के सांभर झील से प्रदम जैन की रिपोर्ट फॉर न्यूज़ टुडे।